हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। पिछली क्लास में हमने महान हिमालय को पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य हिमालय और शिवालिक को। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि इस क्लास में मैं मध्य हिमालय और शिवालिक दोनों को पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा आपको। क्योंकि अगर मैं शिवालिक को अलग से पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा क्लासेस बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो मुझे इस श्रृंखला को लंबी नहीं करना है, मुझे इस क्लास में दोनों को अच्छी तरीके से आपको समझा देना है। बशर्ते ये है कि आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें। इस क्लास को आप पहली मर्तबा जब आप इसको पहले देख रहे हो तो इसको सिर्फ आप लिखने का प्रयास ना करिए, सिर्फ समझने का प्रयास करिए। दूसरी बार आप पेन ले लीजिए और आपकी नोटबुक ले लीजिए, उस पर आप जो भी मैं बताऊं उसको आप क्या करिए, उसको आप लिखते जाइए। क्योंकि अगर पहली मर्तबा आपने लिखने का प्रयास किया तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोमांचक और आपके हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उम्दा होने वाली है क्लास। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, जितनी भी लंबी ये क्लास चले, अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहे, आपने बगैर स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को समझा, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। भारत के भूगोल में बहुत बड़ी भूमिका रही है हिमालय की, तो हिमालय को समझना बहुत ज़रूरी है। हिमालय की महान हिमालय तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मध्य हिमालय और शिवालिक से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। इसमें आपको प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जितने भी एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट हैं उन सब में इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप प्रीलिम्स हो, उसमें भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और मेंस में अगर आप इससे अच्छे से 250 से 300 शब्द आप लिख पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट को मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये महान क्लास। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने आपको पहले ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, महान हिमालय पढ़ा दिया था, मध्य हिमालय और शिवालिक मुझे पढ़ाना था। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ट्रांस हिमालय था, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। ट्रांस हिमालय एक वलित पर्वत नहीं है, एक वलित पर्वत नहीं है। ये क्या हुआ था कि आपकी भारतीय प्लेट थी जो नीचे सबडक्ट हो रही थी, और नीचे जाने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से जो वो प्लेट थी वो लावे में कन्वर्ट हो गई, और वो लावा क्या हुआ, ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आया, और वो फिर सतह पर आकर ठंडा होकर के उसने एक पर्वत के सीढ़ियों का रूप ले लिया, और वही कहलाया आपका ट्रांस हिमालय। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश की जो चारों श्रेणियां हैं, इनके सम्मिलित रूप को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस काल में। कब हुआ था? क्रिटेशियस काल में। ये आपको इतना आपने जाना। बात करते हैं कि जो मुख्य, मैंने आपको श्रेणियों के आधार पर जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि श्रेणियों के आधार पर मुख्य हिमालय के अंतर्गत 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको महान हिमालय बताया था, मैंने आपको मध्य हिमालय बताया था, और मैंने आपको शिवालिक बताया था। तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत जो हिमालय है तो वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं मुख्य हिमालय, समझा देते हैं थोड़ा पहले आपको मुख्य हिमालय। तो मैंने आपसे कहा था महान हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा था आपका शिवालिक। तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत ये तीनों श्रेणियां आती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय क्रिटेशियस काल में बना था। उसी के साथ साथ ये जो तीनों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हैं, ये अलग अलग समय में इनमें वलन पड़ा, और वलन के परिणाम के स्वरूप ये तीनों बने। तो जब एक काल आया पेलियोसीन, ओलिगोसीन और ईओसीन, जब ये महान हिमालय बना, किस कालखंड में बना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं पेलियोसीन, ओलिगोसीन,
और ईओसीन। इस कालखंड में एक वलन पड़ा और उस वलन के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति हुई महान हिमालय की। ठीक है, तो ये हो गया आपका महान हिमालय। मध्य हिमालय, ये मायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। मायोसीन काल में, मायोसीन काल में, मायोसीन काल में एक वलन पड़ा और उस वलन से क्या हुआ कि निर्माण हुआ मध्य हिमालय का। और ये शिवालिक ये बना प्लायोसीन काल में। ठीक है, तो ये प्लायोसीन काल में बना। तो कुछ इस तरीके से अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो महान हिमालय है ये जो है काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। इंडीज़ के बाद दूसरे नंबर पे ये आता है लंबी श्रृंखलाओं के क्रम में। ये काफ़ी लंबी, यानी 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। और ये जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, विश्व के सबसे जो है माउंटेन पीक हैं वो यही मिलते हैं। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको ट्रांस हिमालय, महान हिमालय मैंने बता दिया था। और आज की इस क्लास में बेसिकली हम बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं मध्य हिमालय और शिवालिक की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मध्य हिमालय के विषय में जानेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आप भी क्या करिए कि पहले इसको समझ जाइए, अभी नोट मत करिए आप। जब दूसरी बार इसको देखिएगा तब नोट करिएगा, अभी सिर्फ समझते जाइए। मैं लिखते जाता हूँ, आप इसको समझते जाइएगा। बाद की क्लास में जब दोबारा आप देखिएगा इसको तब आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये आपका मध्य हिमालय है। जो ये मैंने बनाया ये आपका मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय के विषय में थोड़ा लिख देते हैं इसमें। देखिए, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय कहा, मध्य जो है लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे अंग्रेजी भाषा में जो है लेसर हिमालय भी कहा जाता है या जो है लिटिल हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये जो है तो ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। याद रखना है आपको, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो महान, यहां मैं लिखते जाता हूं, महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर मध्य हिमालय स्थित है। ठीक है, स्थित है। दूसरी बात क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मध्य हिमालय महान हिमालय से MCT ब्रैकेट में लिखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, जो मध्य हिमालय है ये अलग होता है MCT के द्वारा। यानी यहां पे आप याद रखिए इसको, यहाँ पर एक भ्रंश पाया जाता है। यानी मध्य हिमालय और शिव जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में ये, और ये है MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसके द्वारा जो है ये अलग होता है, जो है मध्य हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। मैं बात करता हूँ ट्रांस हिमालय की और महान हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है ITSZ, इंडो सांगपो ससर जोन। ये एक भ्रंश है जो अलग करता है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। ठीक है, तो ये मध्य हिमालय महान हिमालय से MCT के जो है द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अब चूंकि मैं शॉर्ट है जो है स्थान, इसके लिए मैं मिटा के ही लिखता हूं ऊपर।
मैंने पिछली क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया भी था। तो अलग होता है। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, यह जो है या इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई महान हिमालय से कम है। मैं आगे बताऊंगा कितनी इसकी ऊंचाई है, महान हिमालय से कम है। ठीक है, महान हिमालय से इसकी ऊंचाई कम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, एक थ्रस्ट है ये, इसको कहते हैं ITSZ। ठीक है, और ये जो आपका है ये है आपका MCT। ठीक है, MCT है। और फिर आगे मैं बताऊंगा आपको, अलग होता है। जब मैं आगे शिवालिक बताऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा मैं। तो इसकी ऊंचाई महान हिमालय से कम है, जिसके कारण इस पर पर्वत शिखर यानी पर्वत शिखर कम है, पर्वत शिखर कम है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, इसके ऊपर पर्वत शिखर बहुत कम है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो हम यहाँ लिखते हैं इसकी औसत लंबाई की बात करते हैं हम। इसकी औसत लंबाई 2500 किलोमीटर ही है। ठीक है, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय की औसत जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर ही है। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। ठीक है, 80 किलोमीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है तो वो महान हिमालय से कम है। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 80। इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी औसत ऊंचाई है 1300 मीटर से 5100 मीटर तक। ठीक है, 1300 मीटर से 5100 मीटर तक इसकी जो है ये ऊंचाई है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसका है ये है कि ये जो है तो ये असतत अवस्था में फैला हुआ है। यहां लिख देते हैं हम, यह पश्चिम से पूर्व असतत अवस्था में फैला हुआ है, अवस्था में फैला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। असतत अवस्था में क्या है, ये फैला हुआ है। तो इतने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने, या इसके महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने इसमें बताए हैं। आगे भी हम थोड़ा देखते हैं इसको। ये मैं मिटा देता हूं। देखिए, जो मध्य हिमालय है इसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वहां हम देखेंगे कि इसको हम लिखते हैं यहाँ पे मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक,
जैसे कि इसको, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये कटा हुआ है, आप देख पा रहे हो, ये जो क्षेत्र है इस तरीके से ये कटा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे इसको हम, इसको जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल, पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी है, लगभग 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ देखना है आपको। जम्मू कश्मीर के बाद हम बात करते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धौलाधर, धौलाधर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे, उत्तराखंड में इसे नागटिब्बा, नागटिब्बा या मसूरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मसूरी की पहाड़ी, पहाड़ी। नेपाल में इसे, नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सिक्किम में, सिक्किम में, सिक्किम में इसे दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग श्रेणी। तो इतने नामों से, इतनी इन प्रदेशों में इन नामों से इसको जाना जाता है, इसको जो है मध्य हिमालय को। तो आगे हम थोड़ा और देखते हैं, इसमें उसको मिटा देते हैं हम। आप इसको समझते जाइए। और अगर आपको उचित लगता है तो लिखते भी जाइए, लेकिन मेरे हिसाब से पहले इसको सिर्फ आप समझिए। देखिए, बात हो गई है जो है इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बात करते हैं जिस तरीके से इसमें कुछ जो है घाटियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है, या ध्यान देना इस पे, कि इन घाटी यानी मध्य हिमालय, मैंने आपको पिछली क्लास में जब मैंने आपको हिमालय का विभाजन पढ़ाया था तो उसमें बताया था, उसमें मैंने आपको कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी पढ़ाई थी। ये जो है ये मध्य हिमालय में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो और महान हिमालय में भी, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो आप अगर आपसे पूछे कि महान हिमालय की जो है घाटियाँ तो वही होंगी और मध्य हिमालय की घाटियाँ भी सेम ही होंगी। तो ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं जो है थोड़ा इस पे, यहाँ लिख देते हैं कि महान हिमालय, महान हिमालय व मध्य हिमालय, हिमालय के बीच कई घाटियों का विकास हुआ है, या कई घाटियों का निर्माण, विकास, कई घाटियों का विकास हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है। अब इन घाटियों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। देखिए, पहली जो इसकी घाटी है तो वो है कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी कहाँ पे है, हम यहाँ बना देते हैं चित्र के माध्यम से, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य है, लेकिन मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। यह भी याद रखना, मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ, कश्मीर की घाटी, दूसरी कुल्लू की घाटी, कुल्लू की घाटी, और तीसरी है काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी। तो अब एक एक को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं हम
यहाँ पे लिखते हैं हम पहली जो घाटी, ये है कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी ये बेसिकली है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर। ठीक, ये जम्मू कश्मीर में है। और ये कहाँ पे है? ये जो है तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर स्थित है ये महान, यहाँ पर स्थित है ये घाटी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, महान हिमालय व मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। ठीक, ये यहाँ पर स्थित है। अब जम्मू की जो है कश्मीर की घाटी के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, इसकी जो आकृति है वो कटोरे की जैसी इसकी आकृति है और काफ़ी खूबसूरत घाटी है ये, बहुत ही खूबसूरत घाटी ये है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है ये घाटी। आप कई सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं तो बहुत ही लुभावनी घाटी। और इस घाटी में एक मिट्टी पाई जाती है करेवा। करेवा एक प्रकार की उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें क्या होता है कि सेब, बादाम, जाफरान और जो है केसर जो है की खेती होती है। केसर की जो एक लाल केसर होता है तो ये हल्का गहरा लाल होता है और इसकी जो है उच्च सुगंध और इसके उच्च स्वाद के लिए जो है इसको 2020 में जीआई टैग दिया गया है। तो इसे करेवा भूमि के जानेंगे तो करेवा के बारे में जान लीजिए। और इसमें एक और दिलचस्प बात जान लीजिए आप लोग फ्रेंड्स की जो कश्मीर की घाटी है वो पहले एक झील होती थी। ठीक है, अभी मैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी क्या एक प्रकार की घाटी थी जो झील थी। तो क्या हुआ, इसमें एक प्रकार की करेवा या इसमें करेवा निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि करेवा निक्षेप क्या होते हैं कि करेवा तो एक प्रकार की जल जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है और निक्षेप, करेवा निक्षेप क्या होते हैं? क्या होता है कि इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए कि जल के द्वारा निक्षेपित एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे हम करेवा निक्षेप कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में भी समझने का प्रयास करिए, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से। क्या होता है कि करेवा निक्षेप क्या होता है कि मान लीजिए कोई नदी बहती है और करेवा निक्षेप हमेशा होगा तो वो जो है बड़े पोखरों में, तालाबों में और झीलों में ही होगा। तो कोई नदी अगर बहती है और बहते हुए अपने साथ साथ सेडिमेंट्स को, अवसाद को लाती है और किसी झील या तालाब में डंप करती जाती है, छोड़ती जाती है, तो जब वो उसमें उसको छोड़ देगी तो ऐसा धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहेगी और समय के जाते जाते क्या होगा, जब एक दिन उसमें उस झील में पानी की समाप्ति हो जाएगी तो बचेगा तो सिर्फ नदियों के द्वारा लाया गया वो अवसाद, वो सेडिमेंट। तो वही जो है कुछ दलदली मिट्टी और वही जो बचेगी और वही एक रूप ले लेगी एक प्रकार के जो है निक्षेप का, तो वही होगा जो है करेवा। तो करेवा में क्या होता है, निक्षेप पाए थे। और करेवा में कई प्रकार की खेती भी होती है, जैसे कि पहला होता है बादाम, सेब, केसर और जाफरान। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी घाटी, दूसरी घाटी है हमारी कुल्लू की घाटी। कुल्लू की घाटी और ये पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और घाटी है लाहौल स्फीत घाटी। स्फीत घाटी, ये दोनों घाटियाँ जो पड़ती है तो वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कुल्लू की घाटी के विषय में आप जान लीजिए कि कुल्लू की जो घाटी है इसको जो है देवताओं की घाटी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें जो यहाँ इस घाटी में जो है उगने वाले सफ़ेद और हल्के जो है गुलाबी जो पुष्प होते हैं, उनकी जो शोभा देखने में ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो। तो कुल्लू की घाटी बहुत ही जो है खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो है ये पृथ्वी का स्वर्ग इसे हम मान सकते हैं। काफ़ी जो है खूबसूरत घाटी है कुल्लू की घाटी आपकी, बहुत ही। और इसमें जो है कई सारे धार्मिक स्थल भी हैं, कई सारे मंदिर भी हैं। और जो है इस पे इसकी जो पहाड़ों पर जो वनाच्छादित, ये वन से आच्छादित पहाड़ हैं, जो जिसमें जो चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं, काफ़ी सुंदर है कुल्लू की घाटी। तो कुल्लू की घाटी बहुत ही जो है ज़्यादा खूबसूरत है। तो उस तरीके से ये आपकी हो गई कश्मीर की घाटी, और उसी तरीके से कश्मीर की घाटी हो गई। और कश्मीर की घाटी के बाद यहाँ पर इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो है आपका कुल्लू की घाटी। तो ये आपकी कश्मीर की घाटी हो गई, और ये आपकी कुल्लू की घाटी हो गई। नाम लिख देते हैं कुल्लू की घाटी, कुल्लू की घाटी। और ये आपकी हो गई कश्मीर की घाटी। तो कुछ इस तरीके से जो है इसमें घाटियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है कई प्रकार के हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थल भी हैं, कई सारे पर्यटन स्थल हैं। चूँकि आपको मैंने पहले ही कहा कि जो महान हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, ये चूँकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ऊंचा ना होने के कारण इसमें कई प्रकार की घाटियों का जो है निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें कई प्रकार के पर्यटन स्थल भी हैं। उन पर्यटन स्थल को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। कई पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्यटन स्थल, ठीक है। अब उन पर्यटन स्थलों को हम यहाँ देखेंगे। देखिए, पहला इसमें है आपका डलहौजी, यहाँ पर एक घाटी है काठमांडू की घाटी, लेकिन उसके विषय में ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हमको नहीं जानना है, छोड़िए। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बताया, डलहौजी। दूसरी है शिमला, शिमला हो गई आपकी। फिर मनाली, मनाली, मंडी, मंडी और धर्मशाला। तो इस जो है आपकी, और एक और इसमें है कसोल। तो इस प्रकार के क्या है, इसमें आपको धर्म जो है पर्यटन स्थल भी देखने को मिलेंगे जो है मध्य हिमालय पर। तो इसको थोड़ा हम और जो है जानने का इसमें प्रयास करते हैं। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। कई प्रकार के जो है यहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। किस पे? महान जो है मध्य हिमालय पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। यानी पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर यहाँ की जो है वनस्पतियाँ पनपती हैं, और वनस्पतियों को जो है विभाजित किया जाता है। मान लीजिए जो मध्य हिमालय है, तो एक पर्वत की हम एक उदाहरण लेते हैं, और इस पर्वत पे किस प्रकार की कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए एक पर्वत हम यहाँ ले लिए, ये कोई पर्वत है मध्य हिमालय का एक पर्वत। तो इस पर्वत की मैंने आपको बताई थी औसत ऊंचाई, मैंने बताई थी जो है कि 1300 से 51 मीटर। तो हम 3000 तक की जो है देखेंगे इसको। तो देखिए, यदि सतह से लगा करके यहाँ तक, यानी 1500 मीटर तक, 1500 मीटर, तो 1500 मीटर तक की जो इस एरियाज़ में जो वनस्पति पाई जाती है, वो वनस्पति सामान्य वनस्पति होती है। यानी जो अन्य क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है उसी के समकक्ष यानी वनस्पति होती है। तो 1300 से लगा करके यहाँ पर हम बात करते हैं 2400 मीटर, 2400 मीटर। अब 2400 मीटर तक में, यानी इस एरियाज में जो ये वनस्पति पाई जाती है, तो ये वनस्पति होती है आपकी जो है उष्ण व शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वन समझ लीजिए, वन कह लीजिए, वन पाए जाते हैं इसमें। अब वनों में क्या है, उन वनों में जो है चीड़,
देवदार, तो ये पाए जाते हैं जो है चीड़ और देवदार, उष्ण व शीतोष्ण वन इसमें पाए जाते हैं आपके इसमें। ठीक है, 2400 से जो है ऊपर 3000 मीटर ऊपर तक, यानी यहाँ ये एरिया, इस एरियाज में जो वन पाए जाते हैं वो वन पाए जाते हैं कोणधारी वन। कैसे वन? कोणधारी वन। कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन की जो पत्तियां होती हैं वो चपटी हो छोटी होती हैं, तो ये वन वहाँ पाए जाते हैं। उसके ऊपर जो ये एरियाज़ है ये पूरा जो है बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है, और इस पे जो है जो बहुत ज़्यादा ठंडा एरियाज़ होता है ये, और इस पे जो हिम में जो पनपने वाली वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर है इसके लिए ज़्यादा इस पर नहीं देखेंगे। तो मेन ये होगा 2 पॉइंट, 2 जो इस पे, तो इस पे जो है इस तरीके से जो हिम में पनपने वाली वनस्पतियाँ जैसे कि लाइकेन वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपने यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, मध्य हिमालय के ढलानों पर यानी पर्वतों के ढलानों पर कई प्रकार की जो है घासें भी पाई जाती हैं, मैदानी यानी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। यानी पर्वतों के ढालों पर, यहां हम लिख देते हैं, पर्वतों के ढालों पर कई प्रकार के या कई जो है घास के मैदान भी पाए जाते हैं, या कई छोड़ दीजिए आप, ढालों पर घास के, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अब ढाल, जिस ढाल के यानी ये पर्वत है आपका, और इस पर्वत पे इस तरीके से, तो ये आपकी हो गई घाटी हो गई थी ये वाली, तो यानी ये ढलान, जो ये ढलान है, इस ढलान पे कई प्रकार की घासें भी पनपती, यहाँ पे कई प्रकार की घासें भी विकसित हुई हैं। तो उन विकसित घासों के विषय में हम जानेंगे यहाँ पर। इसको मिटा देते हैं हम, और उन घासों को हम यानी अलग अलग जो है एरियाज में उनको अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में इन्हें हम जो है मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग। ठीक है, मर्ग के नाम से जानते हैं। और इस मर्ग को भी कई नामों से जानता है, जैसे कि तरीके से मान लीजिए गुलमर्ग, फिर सोनमर्ग, और तीसरा तानमर्ग। इन मर्गों के संबंधित एक जो है महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए कि इन जो है घास के मैदानों के नाम से वहाँ पर यानी उस क्षेत्र में कुछ जो है स्थानों के नाम भी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी गुलमर्ग के नाम से घास का मैदान भी है, और जो है एक वहाँ के जो है स्थल का भी यानी क्षेत्र का भी नाम वही है। इस तरीके से जाना जाता है इनको। तो जम्मू कश्मीर में इन्हें जाना जाता है कि मर्ग के नाम से। उसी तरीके से उत्तराखंड में इन्हें जो है बुग्याल और पयार के नाम से जानता है, यानी बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी यानी उत्तराखंड में भी कई जो है आपको पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। कई पर्यटन स्थल यहाँ देखने को मिलते हैं। काफ़ी जो है उत्तराखंड धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे धार्मिक स्थल भी यहाँ पे हैं, और कई सारे जो है आपके पर्यटन भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम उनके बारे में यहाँ लिख देते हैं, पर्यटन स्थल। ये मिटा देते हैं मैं पहले। यहाँ पे पर्यटन स्थल लिख देते हैं हम, पर्यटन स्थल। तो यहाँ हम लिख देते हैं पहला है मसूरी, दूसरा
नैनीताल, तीसरा रानीखेत, रानीखेत के बाद अल्मोड़ा, और मुक्तेश्वर, तो ये कुछ आपको जो है पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे और ये पड़ते हैं आपके उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेंगे? उत्तराखंड में ये पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा है कि आपको ये जो है मध्य हिमालय समझ में आया होगा और अब हम जो है शिवालिक की ओर बढ़ते हैं और शिवालिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं शिवालिक को। तो यहाँ हम लिख देते हैं शिवालिक। यहाँ पे लिख देते हैं हम शिवालिक। शिवालिक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ लिखते जाते हैं। देखिए, जो शिवालिक है तो ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये जो है तो ये सबसे नवीन जो है पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। तो यहाँ हम लिखते हैं यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह सबसे नवीन या नवीनतम श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे है। और जो इसकी चट्टानें हैं वो काफ़ी मुलायम है। इसकी जो चट्टानें हैं वो क्या है? वो इसकी जो चट्टानें हैं वो काफ़ी मुलायम है। इसकी चट्टानें काफ़ी मुलायम है, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था, मैंने बताया था, इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था, ठीक है। प्लायोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। इतना आप जान लीजिए। अब कुछ और हम देखते हैं इसके बारे में। इसकी जो औसत लंबाई है वो तकरीबन जो है जो 2400 किलोमीटर। मैंने आपको महान हिमालय और मध्य हिमालय की बताई थी 2500, और इसकी जो औसत जो ऊंचाई लंबाई है तो वो है कितनी? 2400 किलोमीटर। इसकी औसत लंबाई 2400 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसत चौड़ाई 45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत जो ऊंचाई है तो वो है 1300 मीटर, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि महान हिमालय की जो औसत लंबाई है वो 2500 है, उसकी चौड़ाई 40 यानी 25 से 40 है, और उसकी औसत ऊंचाई जो है तो वो 6100 मीटर है। मध्य हिमालय की मैंने आपको बताई थी कि मध्य हिमालय की जो औसत लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, इसकी औसत जो चौड़ाई है मध्य हिमालय की वो 80 किलोमीटर है, और मध्य हिमालय की जो औसत जो है हम ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाती है वो 1300 से 5100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो शिवालिक की ये है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये मैं मिटाता जाता हूँ, आप इसको देखते जाइएगा। देखिए जो शिवालिक है, मैंने आपको बताया था कि जो शिवालिक है तो ये अलग होता है, यानी मध्य जो है मैं लिखता हूँ यहाँ से कि शिवालिक मध्य हिमालय से शिवालिक मध्य हिमालय से यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एमसीटी बताई थी, और यहीं पर जो है यहाँ पर यानी ये मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में एक भ्रंश है, और वो भ्रंश है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यहाँ लिखते हैं हम कि शिवालिक मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा क्या होता है, ये अलग होता है। इतना जो है आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस स्थिति में यानी शिवालिक के बाद एक स्टार्ट हो जाता है, एक भ्रंश पड़ता है, और वो भ्रंश अलग करता है जो है, उसको कहते हैं हम HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये क्या करता है, ये शिवालिक और उत्तर के मैदान को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। शिवालिक मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग हो जाता है, ये इतना समझ लिया आपने। और इसके बारे में समझ लीजिए आप कि जो शिवालिक है ये नदियों के द्वारा खंडित किया गया है, यानी नदियों के द्वारा इसको काट दिया गया है। शिवालिक हम लिखते हैं यहाँ पे, शिवालिक को नदियों के द्वारा खंडित कर दिया गया है। ठीक है, खंडित कर दिया गया है, यानी इनके बीच की जो काट दिया गया है, और कुछ कुछ में तो काफ़ी सारा अंतर है, मतलब कहीं कहीं पर तो ये जो है कहीं बहुत दूर तक इनमें बीच में गैप है। तो यानी हम यहाँ लिख देते हैं, तो एक नदी यहाँ से गुजरती है सिक्किम से, यानी तीस्ता, क्या नाम है उसका, तीस्ता से लेकर एक नदी यहाँ से गुजरती है आगे से रैदाक नदी के बीच 90 किलोमीटर का गैप है, यानी तीस्ता से रैदाक तक यानी 90 किलोमीटर, ये जो श्रेणी है वो बिल्कुल विलुप्त है ही नहीं। तो ये है आपके लिए। दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट कि जो है यह पूर्व में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाती है। ठीक है, यानी जो जो हिमालय पूर्व की ओर जाएंगे इनकी बीच की चौड़ाई घटती जाती है, और अंततः ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे पिन के माध्यम से अलग होकर के भारत और बांग्ला जो है म्यांमार में फैल जाते हैं। तो ये पूर्व में मध्य हिमालय से मिल जाते हैं, यानी यहाँ पर ये जाकर मध्य हिमालय में मिल जाती है। अभी आपको एक चीज़ देखना है कि जो हिमालय है इसकी जो पर्वत, जो सबसे ऊँचे पर्वत शिखर आपको पश्चिम में मिलेंगे, पूर्व में मिलेंगे, यानी जो इसके सबसे ऊंचे जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये आपको पूर्व में देखने को मिलेंगे। एक को छोड़ दिया जाए तो नंगा पर्वत या फिर K2 गोडविन ऑस्टिन जो पाया जाता है आपका लद्दाख श्रेणी में, यहाँ पर पाया जाता है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं वो देखने को मिलेंगे आपको पूर्व में ही।
तो क्या होता है, यह पूर्व में हिमालय से मिल जाती है। शिवालिक पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, आइए हम और आप समझते हैं। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, शिवालिक पर वर्षा क्यों होती है, इसके पीछे कारण है जो मैं आपको समझाता हूं। शिवालिक पर, यहां पे पहले लिख देता हूं, शिवालिक पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों वर्षा सर्वाधिक होती है कि एक हम यहां समझाने का प्रयास आपको करेंगे। इस तरीके से एक मैप बनाते हैं भारत का। इस तरीके से मान लीजिए एक मैप हमने बना लिया है, थोड़ा सा रूप इसका। तो जब यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आएगा, और मानसून जब इधर से आएगा इस तरीके से, तो जब ये भारत में इंटर करेगा तो सबसे पहले इस तरीके से मान लीजिए महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो इन मानसून के बीच में कौन सबसे आगे खड़ा होगा बीच में, तो वो खड़ा होगा शिवालिक। समझ रहे हो आप? महान हिमालय पे नहीं जाएगा, क्योंकि महान हिमालय से पहले शिवालिक है। तो जब मानसून आएगा तो सबसे पहले किससे टकराएगा, शिवालिक से टकराएगा। तो मैं इसको और थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये एक पर्वत है, ये शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक के बाद ये मध्य हिमालय और ये महान हिमालय है। तो जब इसमें जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ आएगा तो इससे टकराएगा, और जब यहाँ पर ये टकराएंगी मानसूनी पवनें, तो यहाँ पर ये बादल बनेगा, संघनन होगा और जो है वर्षा होगी। और जो आधे पर यानी यहाँ पर वर्षा होगी, और पीछे ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा, यानी ये शैडो एरिया आएगा, यानी यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगी तो इस एरियाज़ में होगी, यहाँ पर होगी। और ये जो पीछे का ये एरियाज है, ये क्या हो जाएगा, ये शायद जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा, यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वन भी ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह सर्वाधिक वनाच्छादित भी है। वनाच्छादित मतलब क्या था, वन से घिरा हुआ है, वनाच्छादित भी है, और सबसे सघन भी है। सघन भी है। चौथी बात, यहाँ पर जनसंख्या, यानी यहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। भाई जनसंख्या कहाँ ज़्यादा निवास करेगी, जहाँ पर उसे जो है पानी मिलेगा, जो है फसलें सही से होंगी, वहीं तो जो है पब्लिक जो है जनता निवास करेगी, लोग निवास करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है निवास करते हैं। ये जो हिमालय है, ये जो शिवालिक है, ये सबसे जो है बाद में बना था, सबसे बाद में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो है सबसे अंत में बना था शिवालिक। तो शिवालिक के विषय में थोड़ा हम और जान लेते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य भी कई प्रकार की घाटियों का विकास हुआ है। तो उन घाटियों को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लिखते हैं कि शिवालिक, या लिख देते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक, शिवालिक के मध्य भी कई जो है घाटियों का मध्य भी घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण हुआ है। ठीक है, इन घाटियों को आप समझते जाइए। इन घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में
द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझ जाइए, द्वार कहा जाता है, यानी पूर्व में द्वार कहा जाता है इन्हें। तो इसको हम देखते हैं यहां पे। जिस तरीके से इसमें पहला है, जैसे यहां लिख देते हैं, जैसे जम्मूदून। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पाया जाता है। दूसरा देहरादून, देहरादून ये सबसे बड़ा दून है। यहाँ ये जो है सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून, सबसे बड़ा दून। उसके बाद फिर द्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार, यानी पूर्व में से द्वार कहा जाता है तो हरिद्वार। तो इस तरीके से जो है हरिद्वार। तो ये कुछ बातें हैं इसके शिवालिक के विषय में। थोड़ा और हम शिवालिक के विषय में जान लेते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए, शिवालिक को जो है कई अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, ये भी आप जान लीजिए। जो शिवालिक है इसको कई अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि इसको अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं हम कि इसको किस किस अलग नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, शिवालिक को कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू की पहाड़ियाँ कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? इसे हम जम्मू कश्मीर में इसे हम जम्मू की पहाड़ियाँ भी कहेंगे। जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहेंगे? जम्मू की पहाड़ियाँ भी कहेंगे। जम्मू की पहाड़ियाँ। इसे हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में, इसे उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में इसे दुंडवा हिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दुंडवा हिल। ठीक है। नेपाल में इसे चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। चुरिया मुरिया। ठीक है, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे मिरी, मिश्वी, डफला और अभोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने शिवालिक से, यानी शिवालिक और मध्य हिमालय से इतनी चीज़ों को समझा है, और जो है अच्छी तरीके से इसको जो हमने यहाँ पर सीखने का प्रयास किया है, और हमने ये जाना है कि जो है किस तरीके से इनका जो है महत्व है और किस तरीके से ये फैली हुई हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक, ये जो है भारत की, समझ लीजिए, एक शान है। ये एक भारत की ये जो है शान है, और जो है कई सारे जो है हर दृष्टिकोण से ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो हम इस तरीके से फ़र्क कर सकते हैं कि जो महान हिमालय है इस पे हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं, और जो मध्य हिमालय है तो इस पे हमें जो है हिल स्टेशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं, पर्यटन स्थल देखने को मिल सकते हैं, घाटियाँ देखने को मिल सकती हैं। शिवालिक पे हमने जाना कि शिवालिक बेसिकली जो है सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ था, और जब इसका निर्माण हुआ जब तेथीस सागर के जो बचे कुछ से अवशेष जो इसके अवसाद थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ, और इसकी जो चट्टानें हैं वो काफ़ी जो है मुलायम हैं। यानी सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताने का आज की क्लास में प्रयास किया है। आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बेहतर समझाने का इसमें प्रयास मैंने किया है। आपको इसमें इस क्लास में मैंने आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया है, और आपको एक एक पॉइंट मैंने समझाया है आपको। तो अगर आप सबको एक क्लास अच्छी लगी तो जो है हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि जो भी क्लासेस मैं लाऊंगा तो उन क्लासेस में क्या होगा कि आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो है आप सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और क्लास को आज की इस क्लास को आपने वैसे देखा और इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार देखते रहिए, और इसको जो है नोट डाउन करने का जो है कोशिश करते रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।